आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कानला में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैथ्स में हमारा अर्थमेटिकल पार्ट चला हुआ है और उसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट अपना पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम अपना कुछ बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट भी लेकर चलते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। जैसे आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी और आपका रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज का पॉइंट हम लेके चलते हैं वो है आपका गुणनखंड। आज का पॉइंट हम लेके चलते हैं गुणनखंड यानी कि फैक्टर। आज का पॉइंट हम लेके चलते हैं गुणनखंड यानी कि फैक्टर। गुणनखंड में देखो, हम पहले तो हम गुणनखंड के बारे में जान लेते हैं। गुणनखंड क्या है? किसी भी संख्या को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देना ही क्या होता है? गुणनखंड होता है। या उस संख्या के छोटे छोटे पार्ट, उसे क्या बोलते हैं? हम गुणनखंड बोलते हैं। गुणनखंड में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे? गुणनखंड में देखो क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, किसी संख्या के कुल गुणनखंड ज्ञात करना। तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे हम विषम गुणनखंड। चौथे पॉइंट में पढ़ेंगे हम सम गुणनखंड। पांचवें पॉइंट में हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग गुणनखंड। और छठे पॉइंट में पढ़ेंगे हम गुणनखंड के पूर्ण घन गुणनखंड। ये आपका रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपका आ भी चुका है परीक्षाओं में, ठीक है ना। तो हम पहला पॉइंट चलते हैं अभाज्य गुणनखंड लेके। हम पहला पॉइंट चलते हैं अभाज्य गुणनखंड। हमारा पॉइंट है जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मस्त पॉइंट है और आया हुआ है परीक्षा में, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड हम पहला पॉइंट लेकर चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड कहते किसे हैं और किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। और पॉइंट को धीरे धीरे आगे बढ़ाओगे। तो हमारा पहला पॉइंट है अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या में अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मैं एक संख्या ले लिया, छोटा सा उदाहरण चलेंगे लेकर। 12 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? आपको ज्ञात करना है कि एक संख्या 12 है, 12 में आपको बताना है कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो क्या करते हैं, 12 के आप फैक्टर कर दो, 2 से काटो आप, 2 छिक 12, फिर 2 से 3 बार, 3 एकम 3। तो कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3। तो आंसर आ गया आपका 3। तो 12 में कितने गुणनखंड हुए आपके? तो 12 में गुणनखंड हुए आपके कितने? 3, ठीक है ना। 12 में इसे आप घातांक में भी लिख सकते हो। जैसे आपकी यह संख्या 12 है, 12 के आपने फैक्टर करिए 1 2 3, आप घातांक में भी लिख सकते हो इस प्रकार। 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी बार? 1 बार। घात को जोड़ दो, 2 और 1 3, आंसर तब भी 3 है। यदि क्वेश्चन घातांक में दे दिया जाए तो डायरेक्ट घाते गिन लेते हैं, वही आपका क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती है आपको पता है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और अनंत तक का बहुत सारी संख्याएं हैं। तो यही गिनना कि कितने अभाज्य गुणनखंड बनते हैं, इसे बोलते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। अगला उदाहरण चलते हैं। जैसे मुझे एक छोटा सा पॉइंट दिया, आपसे पूछा है यहाँ से कि 100 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? अगर 100 में गिनने हो हमें, 100 में, तो 100 में किस प्रकार चलेंगे? 100 के आप टुकड़े कर दोगे, 100 को आप 2 से 50 बार काटोगे, फिर 2 से आपका 25 बार, फिर आपका 5 पंजे 25, फिर आपका 5 एकम 5, ठीक है ना। तो कितने हुए? 1 2 3 4। वैसे तो बेसिकली हमने गिन लिए कितने हो गए? 4। यदि आप घात में इसे 100 के टुकड़ों को डिनोट करते हैं घात में, तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 तो 2 बार आया हुआ है, 5 आपका कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4, ठीक है ना। सीधी घातें आपकी क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। 2 घात यहाँ पे है, 2 घात यहाँ पे है, तो 2 2 कितनी होगी आपकी? 4। एक और संख्या लेके चलते हैं, फिर घात में चलेंगे। घात में किस प्रकार गिनते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या? जैसे मुझे एक संख्या दे दी आपकी 216। 216 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? आप कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हो अभाज्य गुणनखंड। तो 216 के आप टुकड़े कर दोगे, तो 2 से काटोगे आप, 2 एकम 2 0, 2 8 16, फिर 2 से लोगे आप 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से लोगे 27 बार,
फिर 3 से लोगे 9 बार, फिर 3 3 9 और 3 1 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो कितने टुकड़े हुए आपके जो अभाज्य गुणनखंड हुए, वे टोटल कितने हैं आपके, कितने हैं आपके 6। ठीक है ना। अगर घातांक में 216 को घातांक में डिनोट करते हैं तो 2 की पावर तो आपका 3 हो गया, और 3 की पावर भी कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो 3 और 3 कितना हो गया आपका 6, आंसर हो गया। अब घातांक में चलते हैं। ठीक है ना। संख्या में तो आप सीख गए होंगे कि कैसे टुकड़े गिनना, क्या पूछा है इसने, अभाज्य टुकड़े, यानी कि जो अभाज्य संख्या है, पहले संख्या को आप क्या कर दोगे, उसके तो फैक्टर कर दोगे, आप गुणनखंड कर दोगे, गुणनखंड के बाद आप इन्हें गिन लोगे तो ये क्या होंगे आपके अभाज्य गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6। आप घातांक में भी ऐसे लिख सकते हैं। यदि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है घातांक में, यहाँ से चलते हैं। घातांक में क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4 और आपको 7 की पावर 10 एक क्वेश्चन दिया है, में कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो आप देखते हो आपका 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। ठीक है ना। यानी कि आपको जो कोई संख्या थी ना, कोई संख्या, उस संख्या को इसने क्या किया, फैक्टर करके और उसे क्या कर दिया, घात में प्रदर्शित कर दिया, घात में लिख दिया। यानी कि 2 की 3, यानी कि 2 3 बार आया है, 5 जो है 4 बार आया हुआ है, 7 आपका 10 बार आया। सभी घातों को जोड़ दो, बट टोटल वेरी सिंपल। तो 3 + 4 + 10 बराबर कितना हो गया, 17। ठीक है ना। तो कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 17। यदि क्वेश्चन ऐसे ना देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव कर दे, तब आपसे पूछा जाए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। चलो हमने इसमें क्या ली थी, अभाज्य संख्याएं ली थी, उसमें कोई कटने वाली संख्या। यदि मैं क्वेश्चन इस प्रकार लूँ तब कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसे 8 की पावर मैंने 10 ले लिया, मैंने आपका 12 की पावर मैंने 20 ले लिया, और मैंने जो ले लिया 15 की पावर आपका 30। मैंने कहा ये बताइए कि इनमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, आपको गिन के ये बताना है। तो आपका 8 तो अभाज्य नहीं है, 12 भी अभाज्य नहीं है, 15 भी अभाज्य नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें अभाज्य खंडों में तोड़ेंगे। ठीक है ना। किस प्रकार तोड़ेंगे, ऊपर घात है भाई, थोड़ा सा आप अलग से भी तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 और इसकी पावर कितना है आपका 10। आप 12 को कैसे तोड़ोगे, जो 12 को तोड़ोगे 2 दूनी 4 3 12, आप अलग से भी तोड़ सकते हो, ये हो गया 20। आपका 15 वाला जो है आपका 3 पंजे 15 और इसकी पावर कितना है 30। ठीक है ना। यदि घातना होती तो डायरेक्ट आप, यदि घातना होती तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके टुकड़े कितने हो जाते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाते हैं आपके 8 हो जाते। ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, घात है, तो घात को कैसे करेंगे अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा घातांक करने का नियम चलेगा। घातांक करने का क्या नियम चलेगा आपका, आप क्या करोगे, इस घात को जो है सबको, जिसकी जो घात है, यानी कि जैसे 10 है, सबकी 3 2 है, तीनों को अलग अलग दे देंगे। 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, फिर यहाँ दे देंगे 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 और 3 की पावर 20, फिर यहाँ से 3 की पावर 30 और 5 की पावर 30। क्लियर। ये आपका क्या है, आपका घातांक का नियम है। ठीक है ना। जब आपकी क्या होती है, आधार की घात होती है, तो जितने भी आधार है सब में क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अब घात को जोड़ देंगे, 10 20 30, 30 तो ये हो गया आपका, 30 तो ये हो गया। ये कितना हो गया, 20 30 60, 60 ये हो गया। यहाँ आपका कितना हो गया, आपका 30 और 30 60। तो आप जोड़ देंगे, आपका कितना हो गया, 0 6 6 12 3 15, कितना हो गया 150। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 150। तो घातांक में ऐसे करते हैं, पर पहले हम देख लेते हैं कि इनमें कोई अभाज्य संख्या तो नहीं दी। ठीक है ना। यदि अभाज्य, यदि अब बार की जगह 7 दे देता तो फिर 7 के कोई फैक्टर नहीं होते, क्योंकि 7 अपने आप में, क्योंकि मुझे क्या करना है, प्राइम फैक्टर अभाज्य, तो 7 तो अपने आप में ही अभाज्य है। 7 के कैसे टुकड़े होंगे, जो अभाज्य नहीं है उसे अभाज्य में लेकर आओगे, फिर जो घात है घात को जोड़ देंगे। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप, इतना बड़ा नहीं करके सवाल को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट देखते हैं हम, डायरेक्ट भी कर लेते हैं। कैसे, जैसे इसकी पावर कितनी है 10, अंदर कितने फैक्टर हुए 1 2 3। यदि 3 है तो घात को तिगुना कर दो, यदि 2 है तो दुगुना कर दो, यदि 4 है तो 4 गुना। तो अब फिलहाल कितने हैं 3, तो 10 ये 30 तो ये हो गया प्लस, ये कितने 1 2 3, ये 3 है आपके, तो 20 से कितना होगा 60। ये कितने हैं आपके 2, तो कितना होगा 60। आप जोड़ दोगे टोटल कितना हो जाएगा आपका, वही 150 आंसर। जल्दी से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है ना। एक और चलते हैं उदाहरण लेकर, एक और चलते हैं उदाहरण। जैसे मुझे एक सवाल दिया गया है, मैं एक सवाल लेकर चलता हूँ। 12 की पावर आपका 15 गुणा 7 की पावर आपका 20, फिर चलते हैं हम आपका 20 और 20 की पावर कर लेते हैं आपका 30, ये लिख लेते हैं।
में कितने अभाज्य गुणनखंड है आपको ये बताना है, ठीक है ना। अब देखते हो सबसे पहले इनमें कोई अभाज्य संख्या तो नहीं है। यदि अभाज्य है तो उसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो आपका 7 क्या है, अभाज्य है, तो 7 के आपके कोई टुकड़े नहीं होंगे, ठीक है ना। तो किसके करेंगे, 12 के और 20 के। तो 12 के चलेंगे, 2 दूनी 4 और 3 12, तो इसकी पावर कितना है 15। 7 को ऐसे कैसे लिख देंगे, 7 की पावर 20, और 20 को कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 5 20 की पावर 30। जिससे नहीं हो सकता तो 20 को ऐसे अलग लिख के ऐसे भी कर सकता है, ठीक है ना। अब वही, या तो घात आप अलग अलग देकर तब जोड़ो, नहीं से फिर क्या करो, आप देख लेंगे अंदर कितना है, कितने टुकड़े हैं, 1 2 3, तो घात को तिगुना कर देंगे 45 प्लस 7 का तो सिंगल ही है 20, और फिर 1 2 3, तो कितना हो जाएगा आपका 30, ये कितना हो जाएगा 90। आप सब कुछ जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 90, और 20 कितना है आपका 110, और 110 में आप क्या जोड़ दोगे 45, तो कितना आ जाएगा आपका 155। आंसर कितना आ गया आपका 155, ठीक है ना। क्लियर है बिल्कुल। तो घात कैसे जोड़ते हैं हम अभाज्य गुणनखंडों में, तो जहाँ से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। एक और लिखते हैं क्वेश्चन, जितने एग्जाम्पल होंगे उतना ही पॉइंट क्या है ज़बरदस्त समझ में आएगा। आपको एक उदाहरण दिया हुआ है बहुत ही मस्त, जिसमें मुझे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है 6 की पावर 333, आपको दिया हुआ है 6 की पावर 333, ये आपका ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। 6 की पावर 333, फिर क्या दिया है आपको इसमें 6 की पावर 333, 7 की पावर 222, आपको दिया है 7 की पावर 222 और इंटू 8 की पावर 111 में कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो आपको क्या गिनना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देख लेंगे कोई संख्या अभाज्य तो है या नहीं है। तो ये तो आपका भाज्य है 6, तो ये आपका अभाज्य है, ये भी क्या है भाज्य है। तो पहले क्या करेंगे, इसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो 6 को क्या लिखेंगे, 2 3 6, वही आप टुकड़े करोगे, इसकी पावर 333, 7 तो नहीं है, 7 की पावर 222, और 8 को तोड़ देंगे आप। 8 को कैसे तोड़ोगे, 2 दूनी 4 और दूनी 8, और आप उसकी पावर 111। तो क्लियर बिल्कुल एकदम। अब क्या करोगे, घात को उसी तरीके से, यानी कि चाहे तो घात को आप अलग अलग कर लो, यदि अलग अलग नहीं करना चाहते तो 2 अरे कितने हैं इसके अंदर 2, कितने टुकड़े हुए 2, तो घात को क्या कर देंगे दुगुना, तो 333 का दुगुना हो जाएगा 666। ये आपका 222 जो का तो घात जोड़नी है, और ये अपना 3 हो गए, तो 111 का तिगुना कर देंगे, 111 का तिगुना 333। यानी कि मैंने बताया था आप घात को अलग अलग करके तब भी जोड़ सकते हो, यानी कि और फिर या दूसरे विधि से कैसे कर सकते हो, जितने टुकड़े अंदर है, यदि 2 है तो घात को दुगुना, 3 है तो घात को तिगुना, यदि सिंगल है तो सिंगल जो का तो आप जोड़ते हो। 6 2 8 और 3 11, हासिल 1 लग गया, 6 और 2 8 और 3 11 1 12, और 11 1 12, 1221 क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपसे अब परीक्षा में अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछा जाए, सिंगल संख्या भी, जैसे मैं एक अब के बिना घात की चलते हैं, जो पिछला पॉइंट था, अगर कोई पूछे कि भाई 216 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो घात तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, सीधे गुणनखंड करके, यानी कि जो आपको बताया था जितने भी उसके ये होंगे आपका फैक्टर, इन सब को जोड़ देंगे, 1 2 3 इन्हें गिन लेंगे कि कितने आपके हैं, और क्या हो जाएगी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरे पॉइंट में लेकर चलते हैं, पॉइंट आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया बेसिक से कि किस प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, कि इस संख्या में कितने अभाज्य गुणनखंड है, और आपको घातांक में भी बता दिया कि हम किस प्रकार अभाज्य गुणनखंडों को गिन सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, कि किस प्रकार कुल गुणनखंड आपसे पूछे जाते हैं। तो साफ कर दूं बिल्कुल, पॉइंट पहला क्लियर। पॉइंट दूसरा चलते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अगर आपसे पूछा जाए किसी में भी कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, आपका पॉइंट 2 है, क्या है हमारा कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड यानी कि आपसे क्या पूछा जाए, कुल गुणनखंड पूछा जाए, कोई भी संख्या देके कि कुछ कुल गुणनखंड। देखो अभाज्य गुणनखंड तो ये था कि किसी संख्या में आपको बताना था इसमें कितने अभाज्य टुकड़े हो सकते हैं, इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, तो उन्हें तो बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। कुल गुणनखंड का मतलब क्या है, कुल गुणनखंड का मतलब क्या है, गुणनखंड का मतलब ये है कि जो वह संख्या है वो कितनी संख्या से भाग हो सकती है, कितनी संख्या से कट सकती है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा बेस्ट कहीं से समझ में आता है 8 उदाहरण से। जैसे मैं एक उदाहरण लेकर चलता हूँ,
8 के कुल कितने गुणनखंड हैं। 8 के कुल कितने गुणनखंड है, आपको ये बताना है कि 8 कितनी संख्या से कट सकता है। तो अगर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 8 कितनी संख्या से कट सकता है। 8 1 से कट सकता है, 8 2 से कट सकता है, 8 4 से कट सकता है, स्वयं 8 से कट सकता है। 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी और 8 से भी। इससे अलग कोई है नहीं। तो कितने हो गए आपके 4। यदि मैं एक और उदाहरण लेके चलूँ, मेरे से पूछा है आपका 20 के कुल कितने गुणनखंड है। गुणनखंड है आपसे पूछा है 20 के कुल कितने गुणनखंड है। तो सिंपली आप निकाल सकते हो 20 के किस प्रकार। 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है, 20 से कटता है। और भी है कोई जी 20 को काट भाई। 1 से भी कट जाएगा 20, 2 से भी कट जाएगा, 2 दाई, ठीक है ना, 20 हो गया। 4 4 पंजे 20, 5 चौके 20, 10 से भी कट जाएगा और 20 से भी। तो 1 2 3 4 5 6। तो कितने हो गए आपके कुल गुणनखंड, कितने हो गए 6। तो मतलब 6 संख्याओं से 20 कट सकता है। 8 जो है 4 संख्याओं से कट सकता है। यदि मैं और बड़ी संख्या लेके चलूँ, मैं कहा आपको 360 के कुल कितने गुणनखंड है। आपसे पूछा है 3। तो अब 360 को नहीं बता सकते आप, क्योंकि ये सब डिजिट क्या होगी, बड़ी होगी। इससे बड़ा आपका 2000, 20,000, आपका 18,000 किससे भी पूछा जा सकता है आपको पेपर में। आपको क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो देखो, एक तो आपका क्या मेथड हुआ, यानी कि आप बेसिक इस प्रकार निकाल सकते हो, लेकिन आप इससे छोटी संख्याओं का ही निकाल सकते हो, बड़ी संख्याओं का नहीं निकाल सकते। तो बड़ी संख्याओं के निकालने के लिए क्या बनाया, फिर नियम बनाया है। अब नियम से चलते हैं। नियम है क्या, पहले इस सवाल के लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। अब नियम से चलेंगे। नियम से कैसे हल करेंगे, यानी कि आपका कुल गुणनखंडों की संख्या गिनने का क्या नियम है। तो जैसे आपको 8 का निकालना है, पहले आप क्या करोगे, 8 के क्या कर लोगे, टुकड़े कर लोगे, यानी कि गुणनखंड कर लोगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे 8 के, पहले 2 से, ठीक है ना, 2 चौके 8, फिर आप क्या करोगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो जिस संख्या के भी मुझे कुल गुणनखंड बताने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, उसके गुणनखंड कर लूँगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड आप बोल सकते हो, जैसे हमने पहले किया। इस प्रकार गुणनखंड में उसे तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इसे घातांक में डिनोट कर लेंगे, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, यानी कि 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। अब मुझे निकालने हैं कुल गुणनखंड, मुझे निकालने हैं कुल गुणनखंड। तो कुल गुणन जितनी घात है, यानी कि 2 की जितनी घात है, तो उससे 1 ज़्यादा है, यानी कि 4। आंसर यानी कि 3 में आप क्या जोड़ दोगे 1, तो आपका कितना हो गया 4। नहीं, थोड़ा कम समझ में आया। अभी 20 के लिए चलते हैं। पहले 20 के लिए चलते हैं। 20 को कैसे पता करेंगे कि 20 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो पहला आप क्या करोगे, जो 20 है, 20 के आप टुकड़े करोगे। 2 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। 2 से कितनी बार, 5 बार। तो आपका 5 1 बार भाई। 2 से आपका 10 बार और 2 से 5 बार और 5 एकम 5। क्लियर हो गया आपका। चलो जी, तो अब इसे क्या करते हैं, 20 को घात में लिखते हैं। 2 कितनी बार आया, 2 बार। 2 कितनी बार आया, 2 बार। 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो 5 की पावर 1, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जितनी घात है जिसकी, उससे 1 ज़्यादा है। जैसे हम पहले क्या निकालना, हमें कुल गुणनखंड निकालना है, कुल गुणनखंड, ठीक है ना, कुल गुणनखंड। तो 2 की पावर कितना है, 2, तो 1 जोड़ के लेंगे इसमें, इनटू, बीच में गुणा है तो गुणा, और 5 की पावर कितना है 1, उसमें 1 जोड़ के लेंगे। 1 ज़्यादा लेना है, यदि 2 है तो 3 लेना है आपका, यदि पावर 3 है तो 4 लेना है, ठीक है ना। 4 है तो 5 लेना है, 1 है तो 2 लेनी है। चलो जी, तो कितना हो गया आपका ये 3, अरे कितना हो गया आपका 2, तो कितना आ गया 6। आंसर भी आपका कितना है 6। ये आंसर कितना था आपका 4 था, ठीक है ना। अब देखते हैं 360 के कुल कितने गुणनखंड है। 360 के, तो 8 का और 20 का आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले क्या करेंगे, उसके टुकड़े करेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसे घातांक में लेकर आएंगे। और घातांक में लेने के, जैसे हम घातांक में ले आएंगे उसे, फिर घातांक में लेने के बाद फिर घात को 1 ज़्यादा करके लिखते हैं। 1 ज़्यादा लेकर कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। चलो चलते हैं अब 360 के देखते हैं। 360 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। 360 के, 360 को देखते हैं। 360 को लेकर चलते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, 360 के टुकड़े करोगे। पहले इसे 2 से काटेंगे। 2 से कितनी बार कट जाएगा आपका 360, 180 बार,
ठीक है ना। फिर कितनी बार 2 से आपका 90 बार, फिर 2 से लेकर चलेंगे, 2 से कितनी बार आपका 45 बार, फिर आपका 3 से 15 बार, फिर आपका 3 से 5 बार, फिर 5 एकम 5। क्लियर है। पहले 2 से, ठीक है ना, पहले 2 से टुकड़े करेंगे इसके। 2 से 360 किसका अद्धा 180 का 180, और 180 का अद्धा 90, और 90 अद्धा 45, फिर 3 से, फिर 5 से। इसी प्रकार देखते हैं। फिर क्या करेंगे, अब इसे घात में चलेंगे। 2 कितनी बार आया 3 बार, तो 2 की पावर 3 कर देंगे। 3 कितनी बार आया 2 बार, तो 3 की पावर 2, और 5 कितनी बार आया है 1 बार, तो 5 की पावर 1 कर देंगे। अब क्या कर देंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल कितने गुणनखंड है, तो एक ज़्यादा करके चलेंगे। एक ज़्यादा कैसे, घात कितनी है आपकी, पावर देखेंगे, आधार नहीं, पावर 3, तो उससे ज़्यादा एक 4, 2 उससे ज़्यादा एक 3, अरे कितना है 1 से ज़्यादा कितना हो जाएगा 2, एक ज़्यादा लेनी है पावर, ठीक है ना। 3 4 ले ली, 2 है तो 3 ले ली। अब इनकी गुणा 4 3 12 दूनी 24, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 24। एक और चलते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए। क्लियर होगा बिल्कुल पॉइंट एकदम, ठीक है ना। जो भी आपके समझ में नहीं आता टॉपिक तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। जैसी अगली वीडियो हम शुरू करेंगे तो आपको आरंभ में ही वो टॉपिक आपका क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। जैसे एक सवाल है आपका, दिल्ली पुलिस में आया था 2000 में कुल कितने गुणनखंड है। उदाहरण है आपका 2000 में कुल कितने गुणनखंड है। उदाहरण चलते हैं लेके हम, 2000 में कुल कितने गुणनखंड है। आपको गिनना है 2000 में कुल कितने गुणनखंड है, आपको उसके बारे में बताना है। तो पहले क्या करोगे आप, यानी कि 2000 कितनी संख्याओं से कट सकता है, कितनी संख्या है 2000 को काट सकते हैं। कुल गुणनखंडों का मतलब ही तो यही है। चलो चलते हैं लेके, पहले क्या करेंगे, इस 2000 के आप टुकड़े करोगे। पहले से 2 से 1000, फिर 2 से लोगे आपका 500, फिर 2 से लोगे आप कितना हो जाएगा 250, फिर 2 से लोगे आप कितना हो जाएगा 125। अब कैसे लोगे आपका 5 से, तो 5 से 25 बार, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। अब इसे घात में डिनोट कर दोगे। 2 कितनी बार आया 4 बार, तो 2 की पावर 4। 5 कितनी बार आया 3 बार, तो 5 की पावर 3। आपको क्या निकालना है, कुल गुणनखंड। तो कैसे निकाल लोगे आप, जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा है, 4 जमा 1, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। 4 तो 5 ले लेंगे, 3 तो 4, तो कितना हो जाएगा 20। तो 20 कुल गुणनखंड है, अर्थात 20 संख्याओं से 2000 क्या है आपका भाग हो सकता है, यानी कट सकता है, ठीक है ना। तो ये है कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्लियर बिल्कुल एकदम से। आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चों का क्लियर पॉइंट होगा। अब घातांक में चलते हैं एक सवाल लेकर कि घातांक में कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। घातांक में, अगर घातांक में दी जाए तो घातांक में तो और भी इजी हो जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जैसे मुझे एक सवाल दिया है 2 की पावर 3, मुझे एक सवाल दिया है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 गुणा आपको दिया है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1, 7 की पावर कितनी दी है 1, में कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। में कुल कितने गुणनखंड होंगे, आपको बताना है इसमें कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो डायरेक्ट निकालते हैं कुल गुणनखंड। वो कैसे निकाल लेंगे आप लोग, पावर 3 4 ले लेंगे, 5 सगली 6, और ये आपका कितना है 2 सगली 3 और 1 सगली 2। क्लियर है। पावर को एक ज़्यादा करके लेंगे, पहले पावर 3 थी तो एक 4, फिर कितनी थी 5 तो 6, 2 थी तो 3 और 1 थी तो कितनी ले ली 2। आप गुणा कर दोगे 6 चौक 24, 24 थी 24 9 48, 24 थी 72, और 72 दूनी कितना हो गया 144। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 144। अगर घातांक रूप में पूछा जाता है कुल गुणनखंड तो ऐसे ज्ञात करते हैं, संख्या के पूछा जाते हैं तो वो आपको बताया था कि संख्या के कैसे ज्ञात करते हैं। पहले उसके गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद उसे घातांक में लेकर आते हैं, घात एक ज़्यादा है। नियम किसके लिए बनाए थे, देखो नियम इसलिए बनाए जाते हैं, छोटी जो कोई भी संख्या हो उसे तो आप डायरेक्टली हल कर सकते हो, जैसे हमने 12 का निकाल दिया, 8 का निकाल दिया, 20 का भी हम निकाल देंगे, ठीक है ना। यदि बड़ी संख्या आ जाए तो बड़ी संख्याओं के लिए फिर क्या बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट हम बनाकर चलते हैं इसमें, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंड
यानी कि अगर हमें किसी भी संख्या में विषम गुण, विषम का मतलब है विषम संख्या से कटना। जैसे मैं एक चलता हूँ लेकर, ये 12 हो गया समझने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए अगर आप 12 के गुणनखंड करते हो, 12 के गुणनखंड, तो 12 कितनी संख्याओं से कटता है? तो 12 1 से कटता है, 12 आपका 2 से भी कटता है, 12 आपका 3 से भी कटता है, 12 4 से भी कटता है, 12 6 से भी कटता है और 12 12 से भी कटता है। तो कैसे कटता है 12? तो 12 जो है आपका 1 2 3 4 5 6 संख्याओं से कट जाता है। 1 से 2 छिक 12, 3 चौक 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। यदि आपसे पूछता है देखो प्रश्न में कुल गुणनखंड, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपका 6 हो गया। क्लियर बिल्कुल। यदि आपसे पूछता है विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड यानी कि कितनी विषम संख्या, ऐसे कुल संख्या तो इसे 6 काट सकती है, लेकिन विषम संख्या कितनी काट सकती है? तो विषम एक तो 1 और 1 कितना हो गया आपका 3, और भी कोई विषम है नहीं, तो 2 संख्या हो गई। यदि आपसे पूछा जाए सम गुणनखंड, सम गुणनखंड यानी कि सम गुणनखंड कितने हैं? तो सम है आपके 2 4 6 12, यानी कि 4 सम है। तो ये पूछा गया आपसे, जो हमने पहले पॉइंट में सीखा वो सीखा आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। और यदि आपसे पूछा जाए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, तो आपको 12 के टुकड़े कर देने हैं, 2 छिक 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3, 1 2 3। यदि आपसे क्या पूछा जाए अभाज्य इसमें 3 है, तो आपको पॉइंट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं सभी पॉइंट क्लियर कर दिए क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। अभाज्य तो इस प्रकार आप गुणनखंड करके गिन लोगे तो 2 और 1 3 आपके टुकड़े हो गए, ठीक है ना। 3 अभाज्य इसमें फैक्टर है। अगर हम देखते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप कुल गुणनखंड किससे कट सकता है? तो यहाँ से देखोगे 6 हो गया, वो नियम भी आपको बता दिया। विषम कितने हैं? विषम संख्या 1 और 3 है, तो विषम है 2। यदि आपसे सम गुणनखंड पूछे जाते हैं तो सम, तो 2 4 6 12, ये क्या है आपका सम है। तो अब पॉइंट लेकर चलते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने विषम गुणनखंड हैं, चलो जी, वैसे तो आपको बता दिया कि विषम गुणनखंड कैसे गिनते हैं, पहले उसके कुल गुणनखंड करो फिर उसमें से विषम निकाल लो। अगर संख्या बड़ी आ जाए तो डायरेक्ट कैसे करेंगे भाई, जैसे हमने कोई भी हमसे छोटी संख्या दे दी जाए तो हम उसके कुल गुणनखंड कर लेंगे और कुल गुणनखंड में फिर गिन लेंगे कि उसमें कितने विषम है और कितने सम है। लेकिन अगर सवाल इस प्रकार पूछा जाए आपसे, जैसे मैंने एक दे दिया 900 में कुल कितने विषम, आपसे पूछा है विषम गुणनखंड है। विषम मतलब विषम संख्या क्या है, यानी कि कितनी विषम संख्याओं से 900 कटता है। विषम है 1 3 5 7 9 11 13 15 अप टू अनंत, ये सब विषम ही है। तो कितनी विषम संख्याओं से कट सकता है आपको ये बताना है। तो नियम क्या कहता है, वैसे तो अगर आपको बड़े नियम से पहला आप इसे देखोगे कि 900 कितनी संख्याओं से कटता है, फिर उसमें गिन लोगे कि विषम, तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो नियम क्या है, विषम संख्या यानी कि विषम गुणनखंड गिनने का। पहला आप क्या करोगे, 900 के टुकड़े कर लोगे, आप 2 से काटोगे आपका 450 बार, फिर आप 2 से लोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 2 से तो नहीं, आप 3 से चलेंगे, अब 3 से 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से चल देंगे, 3 दूनी 6 यानी कि 25 बार कट जाएगा, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। अब आप इसे घात में लिख दोगे, तो 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2, 3 कितनी बार आया 2 बार, तो 3 की पावर 2, 5 भी कितनी बार आया 2 बार, तो 5 की पावर 2। अब आपको निकालना है विषम। तो देखो, जब हमें विषम, रूल तो वही रहेगा जिस प्रकार हम कुल गुणनखंड निकालते थे, नियम तो वही रहेगा, लेकिन आपको जब विषम गुणनखंड बताना है तो फिर आपको सम नहीं लेना है, सम। अब बच्चे सोच रहे हैं सम क्यों नहीं लेना, देखिए एक बात सुनो, देख, यदि हम विषम संख्या कोई भी विषम है और उसकी गुणा हम विषम में करते हैं तो आंसर भी क्या आता है हमारा, विषम ही आता है। यदि हम विषम संख्या की गुणा सम में कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, सम आता है। और सम का तो सम में सम आता ही है, क्लियर है। सम का अगर हम सम में गुणा करते हैं तो सम आता है। तो इसलिए हमें क्या लेना है, सम नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, विषम संख्या लेनी है। अब अलाव देखो गुणा करके, जैसे मैं इनसे लेता हूँ, ये 3 गुणा 5, अगर आप 3 की गुणा 5 में करोगे 15, ये भी विषम, ये भी विषम, तो आंसर भी क्या है, विषम। यदि मैं यहाँ 3 की गुणा 2 में कर दूँ तो 3 तो है विषम, 2 है सम, तो 6 भी क्या आ गया, सम।
यदि मैं 6 की गुणा आपका 8 में कर देता हूँ, 8 6 कितना आ गया 48, तो ये भी सम, ये भी सम, तो ये भी, तो समझे हमें सम नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, सम नहीं लेना, हमें क्या लेना है, विषम लेना है। नियम यही रहेगा, आपका विषम गुणनखंड ज्ञात करना है मुझे। विषम गुणनखंड, कितने विषम गुणनखंड हो सकते हैं, घात वही एक ज़्यादा है, बस क्या लेना है आपको 3 और 5 लेना है। तो 3 की पावर कितनी है आपकी 2, तो 2 में एक जोड़ के 3, नियम वही रहेगा। और यहाँ कितनी है 2, इसमें भी एक जोड़ के कितना आपका 3, तो 3 के कितना आ गया 9। बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है ना। बस क्या करना है आपको, जब विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो तब आपको क्या नहीं लेना है, आपको सम नहीं लेना है। अगर हमने सम ले लिया तो सम की गुणा विषम में करके, सम की गुणा विषम में करके तो क्या बन जाएगा सम, और हमें सम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, विषम। क्लियर है, नियम वही कुल गुणनखंडों की तरह है। एक और देखते हैं हम संख्या, एक और संख्या देखते हैं। जैसे हमें कोई संख्या दे दी, एक संख्या चलते हैं लेके, और उस संख्या में देखते हैं कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। बड़ी संख्या लेके चलते हैं। जैसे मुझे संख्या दे दी 36,000, एक संख्या दी है मुझे 36,000 में कुल कितने, एक संख्या दी है 36,000, 36,000 में कुल कितने विषम गुणनखंड है। तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, 36,000 के क्या कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे। तो 36,000 के आप कैसे करोगे, जो 36,000 आपको दिया है पहले आप 2 से लेकर चलोगे, आपका 18,000 आ गया, ठीक है ना। फिर आप फिर 2 से चलोगे, आपका 9,000 आ गया, ठीक है ना। फिर आप 2 से चलोगे लेकर, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ये आपका आ गया। फिर आप 2 से चलोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0 जो का तो। फिर 2 से चलोगे आप, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर आप कहीं चलोगे, 3 से देख लेते, 3 से कटता है क्या, 3 तिये 9, आपका बच गया 2, 22 हो गया, 3 सते 21 और 3 पंजे 15। फिर 3 से देख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर अब कहीं से चलते हैं 5 से, 5 से कितनी बार 25 बार। फिर 5 से देखते हैं, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। बड़ी संख्या इसलिए दी कि आप कितनी भी बड़ी संख्या के क्या निकाल सकते हो, विषम गुणनखंडों की संख्या बता सकते हो कि इसमें कुल कितने विषम गुणनखंड है। क्लियर होगा पॉइंट। चलो जी अब घातांक में करते हैं, 1 2 3 4 5, 2 तो कितनी बार आया 5 बार, गुणा 2 तो 5 बार आया आपका, 3 कितनी बार आया 2 बार, 3 कितनी बार आया 2 बार, और आपका 5 कितनी बार आया, आपका 5 आया 3 बार। अब मुझे बताना है विषम गुणनखंड, मुझे क्या बताना है, विषम गुणनखंड। तो अब क्या करोगे, सम को तो आप क्या कर देंगे कैंसिल, सम को तो लेना ही नहीं, विषम बताना है। तो अब 3 चलेंगे, 3 की पावर आपकी कितनी है 2, एक ज़्यादा है 3, ठीक है ना, इससे एक ज़्यादा है। कभी कोई जो 3 ले लेना, नहीं पावर देखनी है, घात देखनी है, ठीक है ना। यहाँ आपकी कितनी है 3, तो उससे एक ज़्यादा है, कितना हो जाएगा 4, तो 4 से कितना हो गया 12। 12 विषम संख्याओं से 36,000 क्या हो सकता है, कट सकता है। अब चलते हैं घातांक रूप में। अगर घातांक रूप में सवाल आपको दे दिया जाए तो आप घातांक रूप में विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। विषम गुणनखंडों की संख्या घातांक रूप में आप कैसे ज्ञात करते हैं, उदाहरण लेकर चलते हैं। जैसे मुझे एक उदाहरण दिया 2 की पावर 5, मुझे दिया है 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4, मुझे दिया है क्वेश्चन 3 की पावर 4। फिर क्या दिया है आपका 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 11 की पावर 3 में कुल कितने विषम गुणनखंड है। आपको याद करना है कुल कितने विषम गुणनखंड है। तो क्या करोगे आप, ये तो बहुत ही मज़ेदार बात होगी, 2 को तो आप कैंसिल, मुझे विषम निकालना है तो ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम इन्हें घात को क्या करेंगे, एक ज़्यादा है, मुझे निकालना है कुल विषम गुणनखंड निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ पावर कितनी है 4, 4 से एक ज़्यादा 5, यहाँ पावर कितनी है आपकी 2, एक ज़्यादा 3, यहाँ आपकी 3 है तो कितना हो जाएगा 4। तो 5 दिए 15 चौके कितना होगा 60, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3 पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखें और तीनों पॉइंट को अच्छी तरह समझें, ठीक है ना। फिर अगली वीडियो में मैं अगले 3 पॉइंट को उन्हें क्लियर कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।